सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर दो बातें समझ लो। बनाने के लिए चाहिए सॉल्यूट और दूसरा चाहिए सॉल्वेंट। ए से इसको दिखा लो, बी से इसको दिखा लो, तो ए प्लस बी अगर बोल दिया तो मतलब हो गया इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एन बी, फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। सॉल्वेंट के लिए एन ए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। टोटल मोल्स की वैल्यू हो गई एन ए प्लस एन बी के सम के इक्वल। तुमको निकालनी है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट आ गई मोल पर लीटर। एन बी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ, उठा के रख दो, वॉल्यूम को एम एल में कर दो, फॉर्मूला बन गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल। इस फॉर्मूले से निकल के आ गई मोलैरिटी। मोलैरिटी परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय जी एम एम। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब सवाल में मास परसेंट दे दे, डेंसिटी दे दे, तो मोलैरिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला लगा देना पी डी 10 अपॉन जी एम एम। जी एम एम का मतलब ग्राम मोलिकुलर मास, यानी सिंपली मोलर मास। सही है। मोलैरिटी का फॉर्मूला इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोलैरिटी इनवर्स किसके है, वॉल्यूम के। इम्प्लाई करने के लिए m1 v1 इक्वल कर लेना m2 v2 के, आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी इनवर्स होती है वॉल्यूम के, लेकिन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसलिए बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी हमेशा कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मोलैरिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मोलैरिटी के अंदर स्मॉल एम से डिनोट करना है, यूनिट लगानी है मोल पर केजी। सॉल्वेंट का वेट चाहिए किलोग्राम के अंदर, यूनिट आ जाएगी मोल पर केजी बोल लो या मोलल बोल लो। फॉर्मूला ओपन कर लो मोलैरिटी का, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए खुल गया ग्राम्स के अंदर। डब्ल्यू ए निकालने के लिए सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर लेना। सॉल्यूशन का मास हो गया 1000 डी, यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और सॉल्यूट का जो वेट हो गया उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कर दिया। तो यहाँ से सॉल्वेंट का वेट ओपन हो गया। ये हो गया डब्ल्यू ए के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को उठा के डब्ल्यू ए में सेट कर लेना, मोलैरिटी के लिए आंसर आ जाएगा। तीसरा नॉर्मेलिटी। अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना। एन फैक्टर निकालने के लिए दो बातें याद कर लेना, एक एसिड के लिए और एक बेस के लिए। एसिड के लिए बेसिसिटी और बेसिस के लिए एसिडिटी। इसकी मदद से कैलकुलेट हो जाएगा तुम्हारे पास एन फैक्टर की वैल्यू। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर आपको रिप्रेजेंट करेगा सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट को। एन फैक्टर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, जिसके निकालने हैं उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। इस फॉर्मूले की मदद से निकल गया मोल फ्रैक्शन। दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूट का निकालने के बाद उसे 1 में से माइनस कर लेना, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज
या तो निकालना होगा मास परसेंट या निकालना होगा वॉल्यूम परसेंट। जिसका निकालना है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, ये आ गया सॉल्यूट का मास परसेंटेज। और अगर वॉल्यूम के परसेंट निकालना है तो जिसका निकालना है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100, ये निकल के आ गया वॉल्यूम परसेंट। तो परसेंटेज दो तरीके का, एक मास परसेंट और दूसरा वॉल्यूम परसेंट। पीपीएम कैलकुलेट करना है, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। निकालने के लिए जिसका निकालना है उसका वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 10 की पावर 6। इसकी मदद से निकल के आ गया तुम्हारे पास पीपीएम। तुम्हारे पास हेनरी लॉ, पिस्टन के अंदर लिक्विड भर लिया और गैस भी भरी हुई है, ऊपर से पिस्टन को दबा दो तो गैस पे प्रेशर पड़ेगा, गैस फोर्सफुली लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस की सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं XB से। फॉर्मूला बन गया P = KH इंटू XB। यहाँ जो KH है उसको बोला जाता है हेनरी वैल्यू कांस्टेंट। डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पर और इन्वर्स होती है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उस सॉल्वेंट में गैस उतनी कम सॉल्युबल होगी। Na+NB फॉर्मूले को शॉर्ट करके Na+NB को हटा के 55.5 कर लेना तो P के लिए फॉर्मूला आ जाएगा KH इंटू NB अपॉन 55.5। क्वेश्चन में NB की वैल्यू निकालने के लिए P इंटू 55.5 अपॉन KH कर लेना तो NB के लिए आंसर आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी निकालनी है, वो निकलेगी ग्राम पर लीटर के अंदर। तो जितना भी तुमने NB निकाला है उसमें सॉल्यूट के मोलर मास का मल्टीप्लाई कर लेना, गैस की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी ग्राम पर लीटर के अंदर। जो बताता है वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से या किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालोगे तो बन करके जो सॉल्यूशन आएगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। जो भी प्रेशर बन करके आने वाले सॉल्यूशन का होगा वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर। डायरेक्टली पोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, कांस्टेंट लगा दिया P0A, फॉर्मूला बन गया PA = P0A इंटू XA। अब XA को यहाँ से हटा दो और XA की जगह क्या लिख दो 1 - XB। तो PA की वैल्यू आ जाएगी P0A 1 - XB। इस इक्वेशन का यूज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा अरेंज और कर ले तो P0A माइनस PA अपॉन P0A = XB के इक्वल हो जाएगा, जिसका मतलब होगा डेल्टा P अपॉन P0A = XB। और ये जो डेल्टा P अपॉन P0A है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर के अंदर वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। दैट इज डेल्टा P अपॉन P0 इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। दिस इज सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होते हैं तो उस केस में टोटल प्रेशर निकालने के लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का निकालना होगा सम। तो कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर हो गया P है, दूसरे का हो गया PB। अब PA की वैल्यू बोला आपने लगा दिया P0AX और PB की जगह P0BXB। तो P टोटल की वैल्यू आ गई निकल करके P0AXA प्लस P0BXB। जो सोल्यूशन राउल्ट्स के लॉ को फॉलो कर जाएगा उन्हें बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो होता है जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0, डेल्टा बी मिक्सिंग की वैल्यू 0, P टोटल की वैल्यू P0AXA प्लस P0BXB के इक्वल। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में नया जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही होगी जितनी कि पहले सॉल्वेंट के बीच में थी और जितनी सॉल्यूट के बीच में थी। तो नए बॉन्ड इंटरेक्शन पुराने बॉन्ड इंटरेक्शन के बराबर बैठे तो इस तरह का जो सोल्यूशन है वो कहलाएगा आइडियल सोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बेंजीन को टॉलिन में आपने मिला दिया, इन दोनों का जो सोल्यूशन होता है वो आइडियल सोल्यूशन की तरह से बिहेव करता है। अगर सोल्यूशन आइडियल है तो आइडियल के लिए ये P टोटल
ये पी ए, ये पी बी, ये लाइन पी नॉट बी, दिस इज पी नॉट ए। यानी हमने ग्राफ निकाला वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ। यहाँ एक्स ए की वैल्यू 1 और एक्स बी की वैल्यू 0, और यहाँ एक्स ए की वैल्यू 0 और एक्स बी की वैल्यू 1। तो जो ग्राफ ओबे करता है, जो सोल्यूशन बनता है, उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। दो टाइप का, पॉजिटिव डेविएशन वाला और नेगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, जबकि नेगेटिव के लिए लेस देन 0, लेस देन 0। पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जबकि यहाँ पर लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जो ग्राफ बन करके आएगा उसमें आइडियल ग्राफ लाइन से सारी ग्राफ लाइन्स ऊपर की तरफ निकाल दो, तो ये बन गया पॉजिटिव का ग्राफ, और इसमें सारी ग्राफ लाइन को नीचे से निकालना है। ये बन करके आ गया नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। इसका बेस्ट एग्जांपल इथाइल अल्कोहल वाटर, इसका बेस्ट एग्जांपल HCl वाटर, HNO3 वाटर, और भी एग्जांपल्स हैं। बाकी सारे एग्जांपल्स NCERT में से करिए, ठीक, या नोट्स में से करिए। जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स में से कर ले, लेकिन एग्जांपल इसके करने ही करने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जांपल बेस्ड इसका क्वेश्चन जरूर होता है। ये डिफरेंस किसके बीच में है? पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बीच में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है नॉर्मल और दूसरी होती है एबनॉर्मल। नॉर्मल तब लगाएंगे जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, और एबनॉर्मल तब होंगी जब सोल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे कैसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो, टोटल मिला के होती कितने टाइप की है? 4 टाइप्स की। कौन कौन सी होती है? पहली डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, डिस्कस हो चुकी है, जिसका क्या नाम था? RLVP। दूसरी पाई, जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा डेल्टा TB, जिसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चौथा डेल्टा TF, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये जो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है, इसका फॉर्मूला XB के इक्वल होता है। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है CRT के इक्वल। डेल्टा TB की वैल्यू होती है KB इंटू M के इक्वल, और डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू M। अब इसमें M का क्या मतलब है? तो M जहां भी लिखा हुआ है उसका मतलब है मोलैलिटी, C का मतलब है मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक। बाकी KB का क्या मतलब है? तो KB का मतलब है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, वैल्यू गिवन दी जाएगी। KF का मतलब है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, वैल्यू गिवन दी जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर वाटर के लिए KB की वैल्यू 0.52, पर्टिकुलर वाटर के लिए KF की वैल्यू 1.86। ये वैल्यूज आपको गिवन मिलेंगी क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो ये हो गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टोटल मिला के कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की, सही है। अब 4 नॉर्मल हैं, तो 4 ही कैसी हो गई? एबनॉर्मल हो गई। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब देखने को मिलती है? तो तब देखने को मिलती है जब लिया गया जो सॉल्यूट है वो क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो? जैसे कि NaCl हुआ, जैसे कि मान लो ग्लूकोज हुआ। अब ये तुम भी जानते हो ना, ग्लूकोज टूटेगा तो आयन थोड़ा बना देगा, लेकिन NaCl टूटेगा तो आयन बना देगा ना। तो जब आयन बन जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल वाली नहीं लगेगी। कौन सी वाली लगेगी? एबनॉर्मल वाली, सही है। तो कब नॉर्मल कब एबनॉर्मल वो कैसे डिसाइड होगा? तो कब नॉर्मल कब एबनॉर्मल निकालने के लिए तुम्हें चाहिएगा वेंटो फैक्टर आई। आई का मतलब होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव
प्रॉपर्टी, इसका जो रेशियो होता है वो आई के इक्वल होता है। अब ऑब्जर्व वाले को नाम दे दिया मैंने सी पी डैश, नॉर्मल वाला है तो हमारे पास सी पी, तो किसी भी तरह के सी पी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई टाइम्स ऑफ सी पी। तो आई टाइम्स ऑफ, अगर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट डैश निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आई टाइम्स ऑफ एक्स बी। अगर तुमको डेल्टा टी बी डैश निकालना है तो इसकी वैल्यू हो गई आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम। अगर डेल्टा टी एफ डैश निकालना है तो इसकी वैल्यू हो गई आई टाइम्स ऑफ के एफ इंटू एम। और अगर पाई डैश निकालना है तो इसकी वैल्यू हो गई आई टाइम्स ऑफ सी इंटू आर इंटू टी। आर का मतलब गैस कांस्टेंट, टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो 4 नॉर्मल और 4 एबनॉर्मल। अब नॉर्मल एबनॉर्मल एक जैसे ही तो हैं, फर्क आएगा आई का। आई क्या चीज़ है, वेंट ऑफ फैक्टर। अब अगर ये जो आई है इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है तो डेफिनेट सी बात है हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एसोसिएशन। और ये जो आई है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है। क्या कर रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है। अब कितना परसेंट सोल्यूशन डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ, ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन जब भी क्वेश्चन में निकालना हो आई की वैल्यू से, तो निकालने का जो तरीका है वो ये कि डिसोसिएशन का जब भी केस लग जाए तो डिसोसिएशन के केस के अंदर अल्फा निकालने का तरीका है आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। और एसोसिएशन का अगर कोई केस आ गया तो अल्फा निकालने का तरीका है आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये हो गया एसोसिएशन के लिए और ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया डिसोसिएशन के लिए। इसमें एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मानो कि तुम्हारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस नाम का इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये टूटेगा तो क्या देगा, 2Al+3 देगा और 3 SO4 2 नेगेटिव देगा। टोटल मिला के सोल्यूशन में कितने आयन हो गए, 5, 2 एल्यूमिनियम के और 3 सल्फेट के। तो एन की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 5। एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। वो आपको डिसोसिएट करके दिखाना पड़ेगा या खुद निकालना पड़ेगा, उससे एन की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर क्वेश्चन आता है डाइमर का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डाइमर या डाइमराइजेशन, तो एन की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 2। ट्राइमराइजेशन तो वैल्यू कितनी ले लेंगे, 3, क्योंकि पॉलीमराइजेशन बोलता तभी तो एन ले रहे हैं।